आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट से मैं अनीता अग्रवाल आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पाठ कारतूस के साथ। तो आइए सुने कारतूस पाठ की व्याख्या। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक का परिचय। लेखक का नाम है हबीब तनवीर, जन्म 1 सितंबर 1923 रायपुर छत्तीसगढ़ में। उनकी भाषा हिंदी। नाटककार, कवि, पत्रकार, अभिनेता, नाट्य निर्देशक जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त तनवीर जी ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। भोपाल में 8 जून 2009 को उनका निधन हो गया था। उनके द्वारा रचित नाटक कुछ इस प्रकार हैं: शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, मिर्जा शोहरत बेग, हिरमा की अमर कहानी, चरणदास चोर, आगरा बाजार, बहादुर कलारिन, शाजापुर की शांति बाई, देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस, वसंत ऋतु का सपना। उन्हें अनेक पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। हबीब तनवीर को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1969, पद्मश्री अवार्ड 1983, संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1996, पद्म विभूषण 2002 जैसे सम्मान मिले। वे 1972 से 1978 तक संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी रहे। उनका नाटक चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 में पुरस्कृत होने वाला यह भारतीय नाटक गया। कारतूस पाठ का पाठ प्रवेश कुछ इस प्रकार है। कारतूस एकांकी में वजीर अली की जांबाजी का वर्णन हुआ है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि शेर की मांद में पहुंचकर उससे भी दो हाथ करने की मानिंद कंपनी की बटालियन के खेमे में ही नहीं पहुंचा, उनके कर्नल पर भी ऐसा रौब गालिब किया कि उसके मुंह से भी वे शब्द निकले जो किसी शत्रु या अपराधी के लिए तो बोले नहीं जा सकते। तो अब हमारा एकांकी नाटक आरंभ होता है। उसके पात्र हैं कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही, सवार। अवधि 5 मिनट। जमाना 1799। समय रात्रि का। स्थान गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर हैं, अर्थात जो जंगल में उन्होंने अपना अस्थाई पड़ाव डाला हुआ है, अर्थात टेंट के रूप में, उससे बाहर वे बैठे हुए हैं। चांदनी छिटकी हुई है और अंदर लैंप जल रहा है। आपस में वो इस तरह से बातचीत करते हैं। कर्नल: जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट: हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल: उसके अफसाने अर्थात कहानियां सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक साफ कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था।
यहाँ पर हम 2-3 बातों पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले अंग्रेज़ कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों ही बहुत तंग आ चुके हैं जंगल की ज़िंदगी जीते हुए, क्योंकि हफ्तों से उन्होंने जंगल में खेमा डाला हुआ है। परंतु वज़ीर अली इतना जांबाज है कि वो अंग्रेज़ों की भारी फौज के होते हुए भी उनकी पकड़ में नहीं आ रहा। तो लेफ्टिनेंट चिंता व्यक्त करता है कि वास्तव में आदमी है या कोई भूत है, क्यों नहीं हमारे हाथ में आ रहा। फिर दूसरी तुलना उसकी रॉबिन हुड के साथ की जाती है। कर्नल कहता है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब जब उसकी किस्से और कहानियों के बारे में पता चलता है तो मैं उसकी तुलना जो है रॉबिन हुड के साथ करने लगता हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉबिन हुड कौन है। आप देखिए, नीचे लिखा हुआ है, रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक बहिष्कृत मतलब उसे स्वीकार नहीं किया गया हीरो था। वह एक अचूक तीरंदाज व कुशल तलवारबाज था। वह अमीरों की संपत्ति को लूटकर गरीबों में बांट देने के लिए जाना जाता था। परंपरागत रूप से रॉबिन हुड और उसके आदमियों को हरे कपड़े पहने हुए चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हमें रॉबिन हुड के बारे में पता चला कि रॉबिन हुड जो है वो बहुत ही कुशल तीरंदाज था और अक्सर अमीरों से धन लूटता था और गरीबों में बांट देता था। दूसरी बात, वह भी किसी की पकड़ में नहीं आता था। ठीक उसी प्रकार वजीर अली भी जंगलों में छुपा हुआ था। हफ्तों से अंग्रेज और लेफ्टिनेंट उस पर नजर लगाए हुए थे, लेकिन वह पकड़ में ही नहीं आ रहा था। दूसरी तुलना उससे इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार से रॉबिन हुड अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांटता था, उसी प्रकार से वजीर अली भी अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा शत्रु था। लेकिन अपनी भारत माता से, भारतीयों से वह बहुत प्यार करता था। इसलिए सदैव उसने ये कोशिश की कि वह भारत को जो है अंग्रेज़ों से मुक्त कर दे। और इस तरह से कर्नल एक प्रकार से उसकी प्रशंसा कर रहा है यहाँ पर कि केवल 5 महीने उसने अवध के तख्त पर जो है सिंहासन पर राज किया और 5 महीनों में ही वह अवध को उसने अंग्रेजों से मुक्त कर दिया, लगभग कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कालिंज, ये सादत अली कौन है? कर्नल आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर अर्थात राज सिंहासन पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, पूरा भोग विलास में डूबा हुआ। इसलिए हम अपनी आधी मुमलिकत उसने हमें दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मजे करता है और हम भी। बच्चों, यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कर्नल सादत अली के बारे में बात कर रहे हैं। सादत अली आसिफुद्दौला का भाई था और उसे ऐसा विश्वास उसके मन में बस गया था कि आसिफुद्दौला के यहाँ पर तो कोई पुत्र नहीं है, कोई लड़का नहीं है, इसलिए जो पूरा राजपाट है वो उसे ही मिलने वाला है। लेकिन जब आसिफुद्दौला ने वजीर अली को गोद ले लिया तो उसके सारे जो मंसूबे थे उस पर उसे पानी फिरता हुआ नजर आया और वह अंग्रेजों का पक्षधर बन गया और यहाँ तक कि उसने अपनी आधी जायदाद भी अंग्रेजों के सुपुर्द कर दी और साथ में 10 लाख रुपए नगद भी दे दिए। अब दोनों पक्ष कौन से? अंग्रेज भी और सादत अली भी खूब आराम भोग विलास की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह
शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते का भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब कुछ खो बैठेगी। यहाँ पर दो प्रकार की चिंता कर्नल और लेफ्टिनेंट के मध्य वर्णित की जा रही है। सबसे पहले वो कहता है कि वजीर अली ने, ऐसा सुना है मैंने कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के जो बादशाह हैं उनको हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रित कर लिया। तो कर्नल उसे समझाता है अफगानिस्तान को हमले की दावत तो सबसे पहले टीपू सुल्तान ने भी दे रखी है। मतलब लोग चाहते हैं कि भारत पर आक्रमण हो और अंग्रेज उसमें परास्त हो जाए और अंग्रेजों को भारत से मुक्त कर दिया जाए। वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट पूछता है ये शमसुद्दौला कौन है? तो कर्नल उसे जवाब देता है नवाब बंगाल का निस्बती भाई, अर्थात रिश्ते का भाई, वास्तविक नहीं। बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट यहाँ पर चिंता व्यक्त करता है कि ऐसा जान पड़ता है कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक क्रांति सी, एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल भी हाँ कहता है कि लगता तो यही है, और यदि इसमें कामयाबी मिल गई तो बक्सर और प्लासी के जो हमने कारनामे किए थे, जो लॉर्ड क्लाइव ने हासिल किया था, वो लॉर्ड वेल्लेस्ली के हाथों सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार दोनों चिंतातुर हैं। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है। हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज जान की बाजी लगाने वाले हैं। मुट्ठी भर अर्थात बहुत ही कम आदमी, मगर ये दमखम अर्थात इतनी शक्ति और दृढ़ता उनमें है। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो ये कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। यहाँ पर लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों ही वजीर अली की जांबाजी से एक तरह से बहुत परेशान हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट तो यहाँ तक कह देता है कि वो जो आज़ाद घूम रहा है उसकी आज़ादी हमारे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उसे किसी ना किसी तरह से उस शख्स को अर्थात उस व्यक्ति को हमें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल भी कहता है बेचारा, पूरी फौज लिए, इतना लाव लश्कर लिए मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इतने वर्ष हो गए, लेकिन वह हमारी आँखों में धूल झोंक रहा है। बच्चों, ये मुहावरे का प्रयोग है, आँखों में धूल झोंकना अर्थात धोखा देता आ रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज मतलब थोड़े से साहसी और पराक्रमी लोग हैं, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि थोड़े से सिपाही हैं उसके साथ, लेकिन उनमें इतनी शक्ति, इतना दृढ़ता
और इतना पराक्रम है कि मेरी फ़ौज जो है उनके सामने बिल्कुल असफल महसूस हो रही है। लेफ्टिनेंट, सुना है वज़ीर अली जाति तौर से भी, जाति तौर मतलब व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से भी बहुत बहादुर आदमी है। तो कर्नल भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि हाँ, यदि वो बहादुर नहीं होता तो अकेले ही कंपनी के वकील का कत्ल नहीं कर देता। अब लेफ्टिनेंट उससे पूछता है, ये कत्ल का किस्सा क्या हुआ था कर्नल? कर्नल बताता है, किस्सा क्या हुआ था? उसके पद से उसे हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। वजीफ़ा मतलब उसकी परवरिश के लिए उसको कहा गया कि तुम्हें 3 लाख रुपए तुम्हें बराबर बनारस पहुंचाए जाएंगे, मिलते रहेंगे। कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया, लेकिन अंग्रेज़ अपनी ही बात से बदल गए, परिवर्तित हो गए और उसे कहाँ पर बुलाया? कलकत्ता में। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता में क्यों तलब किया है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की। अब वकील भी किसके पक्ष में था? अंग्रेज़ों के। इसलिए उसने वज़ीर अली की बात नहीं सुनी, बल्कि उसे उल्टा बुरा भला सुना दिया। वज़ीर अली के दिल में तो यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत कूट कूट कर भरी थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। वज़ीर अली तो वैसे ही अंग्रेज़ों को नापसंद करता था, उनसे घृणा करता था, और जब उसने देखा कि वकील जो है निरंतर उनका पक्ष लिए जा रहा है, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और वह क्रोध में भर गया और उसने खंजर निकाला और उनका काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट पूछता, और भाग गया? कर्नल अपने जानिसारों समेत, जानिसारों मतलब अपने साथियों समेत आजमगढ़ की तरफ गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वह कारवां इन जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट पूछता है कि मतलब वो वकील का कत्ल करके क्या हुआ, उसका भाग गया क्या? तो उसने समझाया कि ऐसा सुना है कि वह अपने साथियों समेत आजमगढ़ की तरफ भागा और आजमगढ़ का जो शासक था वहाँ पर उसने उसकी पूरी देखरेख के साथ उसे घाघरा तक पहुँचा दिया। तब से वह समूह, यात्रियों का जो समूह था, काफिला था, इन्हीं जंगलों में भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वज़ीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। अब लेफ्टिनेंट पूछता है कि आखिर वज़ीर अली चाहता क्या है, उसकी योजना क्या है? तो कर्नल उसे समझाता है कि वह चाहता है, उसकी योजना है, उसकी यह स्कीम है कि किसी तरह वह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का, अफ़गानिस्तान से होने वाले आक्रमण की वह प्रतीक्षा करे और अपनी शक्ति को बढ़ाए, ताकि सादत अली को उसको अब उसके पद से हटा दे और खुद अवध पर राज्य करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। ऐसा ही चाहता था, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो बिल्कुल वह नापसंद करता था। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फ़ौजें और नवाब सादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही बड़ी तेज़ी से दाखिल होता है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल से कहता है
कि नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल कार्य नहीं है, हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच गया हो। तो कर्नल उसे समझाता है कि ऐसा है कि हमारी फ़ौजें और सादत अली के सिपाही बहुत ही सख्ती से चारों तरफ पूरी निगरानी रखे हुए, नज़र रखे हुए हैं, और हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वह नेपाल नहीं पहुंचा, बल्कि इन्हीं जंगलों में कहीं छुपा हुआ है। अभी वे दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक सिपाही बड़ी तेजी से उनके पास आता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? गोरा अर्थात सिपाही, दूर से गर्द धूल उड़ती दिखाई दे रही है। उसने कुछ अंदेशा जाहिर किया कि ऐसा जान पड़ता है कि धूल उड़ने का जो तरीका है, ऐसा जान पड़ता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आक्रमण के लिए आ रहे हैं। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, अर्थात तल्लीन था, और कहता है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से देख रहा था, उसने भी बड़ी ध्यान से उस उड़ती हुई धूल को देखा और कहा, धूल तो ऐसे उड़ती हुई दिखाई दे रही है जैसे कि कोई एक आदमी नहीं, बल्कि बहुत सारे घुड़सवार उधर से घोड़ों पर सवार होते हुए इधर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे तो केवल एक ही सवार वहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही तो सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। सिपाही ने कहा कि ठीक है, आपके हुक्म को की तालीम होगी, और मैं सभी साथियों से कह देता हूँ कि वो इस सवार पर नज़र रखें। बच्चों, कर्नल किसी तरह की भी असावधानी बरतना नहीं चाहता था, इसलिए वो चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहा था कि कहीं से कुछ भी हो और हम जो है वज़ीर अली को पकड़ लें। लेफ्टिनेंट, शुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। अब लेफ्टिनेंट ने भी कहा कि कोई संदेह नहीं है, वो इधर ही आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। घोड़ों के पैरों की आवाज़ टप 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 करके जो आते हैं, उसकी आवाज़ जो है उनके पास आकर के रुक जाती है, और सवार कहता है, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा अर्थात जो सिपाही था चिल्लाकर पूछता है, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर, जनाब सवार आपसे मिलना चाहते हैं। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वज़ीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट थोड़ी अपनी खुशी जाहिर करता है और सोचता है कि शायद ये कोई वज़ीर अली का भेदिया है जो इधर आकर के हमें सारी बात बताना चाहता है और उसको गिरफ्तार करना चाहता है। कर्नल, खामोश, चुप रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। सवार एकदम से कहता है कर्नल से कि मुझे आपसे एकांत में बात करनी है। कर्नल कहता है, साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दें, जो भी आपके मन में है आप हमें बात बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने हैं। सवार कहता है, दीवार हमगोश दारद, अर्थात दीवारों के भी कान होते हैं। सवार उनकी बात को अस्वीकार करते हुए कहता है कि नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं केवल आपसे एकांत में ही बात करना चाहता हूँ। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है,
सवार उससे पूछता है कर्नल से, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाल रखा है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर, क्या मायने? अब सवार को हैरानी होती है कि केवल एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए सेना का इतना बड़ा समूह और इतनी युद्ध सामग्री, मतलब क्या अर्थ है इसका? केवल एक ही व्यक्ति को तो पकड़ना है। कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जांबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी ये सुना है। आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। चंद कारतूस मतलब थोड़े से कारतूस चाहिए। बच्चों, बंदूक चलाने के लिए जिस गोली की आवश्यकता पड़ती है उसमें बारूद भरा होता है और बाहर से पीतल चढ़ी होती है। तो उसने कहा कि मुझे थोड़े से कारतूस यदि आपसे मिल जाए तो मैं वज़ीर अली का काम तमाम कर सकता हूँ। कर्नल, किस लिए? सवार, वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ये लो 10 कारतूस। बच्चों, कर्नल को बड़ी खुशी हुई। जिस काम को करने में वो बिल्कुल असफल हो गया था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा काम जो है, जो वज़ीर अली को पकड़ने का एक बड़ा काम जो मुझे मिला है, वो केवल 10 कारतूस देने से पूरा हो सकता है। तो उसने खुशी खुशी जो है 10 कारतूस वज़ीर अली को दे दिए। सवार मुस्कुराते हुए शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता है। कर्नल, आपका नाम? सवार, वज़ीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। और यह कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट पूछता है, कौन था? कर्नल दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जांबाज सिपाही। तो बच्चों, जो शत्रु थे वज़ीर अली के, कर्नल और लेफ्टिनेंट, वो भी उसकी जांबाजी का लोहा मान गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक जो योद्धा है, जो वज़ीर अली है, वो किस तरह से निर्भीकता से उनके खेमे में प्रवेश कर जाएगा और उन्हीं से उसने 10 कारतूस हासिल कर लिए और सुरक्षित उन खेमे से बाहर चला गया। तो इन बातों पर कर्नल सहज रूप से विश्वास नहीं कर पाया और उसने उसकी तारीफ़ ही कर डाली और कह दिया, एक जांबाज सिपाही। तो बच्चों, आपको वज़ीर अली का यह चरित्र बहुत ही पसंद आया होगा। आपको समझ आया होगा कि देशभक्ति से बढ़कर कुछ और महान जो है हमारी भावनाएं नहीं हैं। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद।